हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 26 रुपये का शेयर है। 1% की तेज़ी फ्राइडे को यहाँ पर ज़रूर थी और फ्राइडे को थोड़ा बहुत बाजार संभला भी था। लेकिन अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो भाई साहब लगातार गिरा है और बहुत साइलेंट तरीके से गिरा है। अगर 28 रुपये से 27 पर आया है और बीच बीच में ना ऐसा हुआ ज़रूर है कि एक दिन की तेज़ी दिखा दी फिर गिर गया, फिर एक दिन थोड़ी बहुत तेज़ी आई फिर गिर गया, फिर थोड़ी बहुत तेज़ी आई फिर गिर गया, फिर तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखते हैं कि मंडे को ये किस दिशा में जाता है, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ 26 रुपये का शेयर, एक महीने में 3.5% का डिक्लाइन, और अगर आप हायर लेवल से देखते हो तो ऑलमोस्ट 10% की गिरावट ज़रूर आई है। लेकिन अगर हम बात करें एक साल की तो पैसा डबल हुआ है। एक बेहतरीन रफ्तार आई थी बहुत कम टाइम में। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर जो तेज़ी बनती है वो एक्चुअली में न्यूज़ के ज़रिए बनी थी। ये जो 2 बार बड़े मूव्स जो आए थे उसमें खबरों का बाजार गर्म था। ये जो पहले 14 रुपये से इसने 22 रुपये का लेवल दिखाया था, ये तब था जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और रिलायंस ने यहाँ पर तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा करा था। लेकिन बाद में गिरावट भी आई। दोबारा तेज़ी तब आई जब रिलायंस ने यहाँ पर 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर दिए थे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए। तो एक बड़ी रफ्तार आई थी। 21 रुपये से भाई साहब ये 37-38 पे गया। लेकिन उसके बाद का ग्राफ इंटरेस्टिंग है कि ये लगातार गिरा है, लगातार गिरा है। 25 रुपये का लेवल एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम ज़रूर कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं वो अगर काम नहीं करा, अगर वो उसको भी तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि 20-21 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहाँ पर तो रुकना ही चाहिए। वहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट होना ही चाहिए लोगों का। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ तक आलोक के बारे में देखा जाए, वॉल्यूम तो 33 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को लेकर इनके हाल फिलहाल के अगर आप देखोगे तो जो लास्ट कुछ इनसाइडर ट्रांजैक्शन थे वो बिकवाली के थे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जिस प्राइस से बेचा गया है उससे तो ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि 2023 में ही था आखिरी वाला, उसके बाद नहीं देखने को मिला है। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में हम देखें तो वो 2013 से पे करना बंद कर दिया और अभी पे करेंगे भी नहीं, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कर रही है। पहले इनका प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है, तब जाकर डिविडेंड के बारे में बात करी जा सकती है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो थे वो भी हाल फिलहाल में आए ज़रूर थे। 20 तारीख को इनके नंबर्स आए थे और नतीजे अगर हम बात करें तो एवरेज थे, जैसे एक्सपेक्टेड थे, मतलब वैसे ही थे। अगर बात करें इनके वैल्यूएशन को लेकर तो पी रेशो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स के ऊपर अगर हम नज़र करते हैं तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे उसमें 216 करोड़ का लॉस करा ज़रूर था। लेकिन थोड़ा सा अच्छा ये है कि पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू आया था। 1,477 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि हालांकि अगर पिछले साल से कंपैरिजन में कम ही रहा, क्योंकि पिछले इसी क्वार्टर में 1,580 करोड़ का रेवेन्यू था। लेकिन उसके बाद अगर आप जून में देखोगे ना, इवन अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स देखो तो लगातार इनके रेवेन्यू गिर रहा है। अगर आप दिसंबर में देखो तो 2,140 करोड़ से गिरकर 2,030 करोड़ हुआ, फिर 1,190 करोड़ हुआ, फिर 1,730 करोड़ हुआ, फिर 1,720 करोड़ हुआ, फिर 1,580 करोड़ हुआ, फिर 1,415, 1,380, फिर 1,250। तो लगातार गिर रहा था। ये जो रेवेन्यू में जो गिरावट है वो एटलीस्ट ये मार्च क्वार्टर से रुकी ज़रूर है। रेवेन्यू में जंप आया है, 1,477 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि अच्छा रेवेन्यू है। और जहाँ तक प्रॉफिट देखें तो अगेन वो नहीं है। लेकिन मैं अगले क्वार्टर के लिए एक्साइटेड हूँ यहाँ पर, जून के लिए, क्योंकि देखो रिलायंस ने जो पैसा इन्फ्यूज़ करा है, अब देखना यह है कि उसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। और अगेन और 3,700 करोड़ रुपए यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि वो बैंक से लोन के जरिए आने वाले हैं, वो भी लो कॉस्ट लोन। मतलब कि देखो कर्जा है इनके ऊपर, बैंक्स का भी कर्जा है, लेकिन कुछ लोन ऐसी है जो हाई इंटरेस्ट पर इन्होंने उठा के रखी हुई है। तो यहाँ पर होगा ये कि आने वाले टाइम में जो हाई इंटरेस्ट लोन है उसको चुका देंगे ये लोग, और उसकी जगह जो लो इंटरेस्ट लोन उठाएंगे बैंक वगैरह से। तो ये एक यहाँ पर बेहतरीन पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मुझे लग रही है कि वो शायद इनके लिए अच्छा काम कर सकती है। और दूसरा जो रिलायंस से पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल डेफिनेटली डेट को चुकाने में भी जाएगा। अगर डेट को ये लगातार चुकाते हैं, हाई इंटरेस्ट लोन वाले को ये लोग क्लोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होगा और हो सकता है कि प्रॉफिट में भी टर्न अराउंड होना शुरू हो जाए और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अगर ये अपने एक्सपांशन की तरफ जाते हैं तो जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि भाई साहब वो कैसे रिपोर्ट करते हैं।
अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 75% की है। प्रमोटर में यहाँ पर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% पर है और जेएम फाइनेंशियल 35% की है। अगेन मैं कहूँगा जेएम जो है वो भी भैया रिलायंस के मान के चलो। अब यहाँ पर 0.05% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.32% डोमेस्टिक के पास है, 2.34% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं और एफआईएल्स पिछले 2 क्वार्टर से लगातार खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर होल्डिंग है 22.29% की, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 17.15% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.14% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो करता धरता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो पैसा है उसकी दिक्कत यहाँ रिलायंस के ज़रिए सॉल्व हो तो रही है। टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है और आने वाले टाइम में इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मुझे लगता है कि और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रीज़न सिंपल सा है कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो हेल्प मिल रही है, सब्सिडी वगैरह की हेल्प मिल रही है। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इन्होंने टेक्सटाइल के लिए अलग से प्रावधान रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका हेल्प मिलेगा ज़रूर। हालांकि अगेन उस लिस्ट में अभी भी आलोक नहीं है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में आलोक इंडस्ट्रीज अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को बढ़ाने में कामयाब हो पाती है तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर एलिजिबल तो हो जाएंगे। और जहाँ तक बात करी जाए इसका शेयर प्राइस, तो डेफिनेटली ये अगर आप ग्राफ देखते हो तो लगातार डिक्लाइन वाला है और जो तेज़ी भी आ रही है वो एक टेम्पररी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब चीज़ें अच्छी होना शुरू होगी तो दोबारा तेज़ी यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबल है। ये जो मूव आप देख रहे हो ऐसे मूव आगे भी हमें बनते हुए नज़र आएंगे ज़रूर। आप देखो बीच बीच में बने ज़रूर है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19 और 20 रुपए का है। मुझे लगता है कि अगर उसके आसपास या जाता नज़र आता है तब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव मौके बन सकते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर 22-23 की रेंज में जाता है धीरे से ऐड करने के, हल्का फुल्का निवेश करने के मौके बनेंगे और 20 और 19-20 का लेवल जो होगा वो एवरेज करने का लेवल होगा। और अगेन मैं कहूँगा कि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा। रीज़न ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो ये लगातार डिक्लाइन वाला फेज़ है और अभी भी कहीं पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और अगेन मैं कहूँ कि जब तक सपोर्ट नहीं मिलता थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर है और एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है ये, साथ ही साथ मैं कह दूँ एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है। तो गलती से भी किसी भी एक लेवल पर बहुत सारा पैसा भी फंसा के मत बैठ जाइएगा और लोअर लेवल का वेट करिए जहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो नज़र आता है। और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर और अच्छा खासा पैसा आने वाले टाइम में पुश करेगी और जो पैसा यहाँ पर पुश ऑलरेडी हो रहा है कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करेंगी ये कंपनी अपने डेट को चुकाने में के लिए या फिर अपने एक्सपांशन के लिए, और जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि चांसेस देखो अगेन ऐसा भी नहीं है कि जून क्वार्टर से सब कुछ सही हो जाएगा, टाइम लग सकता है। अब कितना लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कह दूं ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।